नमस्कार मित्रों, ये हमारा इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो कोरल ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोरल ट्रायंगल है वो 3 कंट्रीज़ में है, अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कोरल ट्रायंगल है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि कोरल ट्रायंगल है वो कॉन्गो बेसिन और अमेजन बेसिन के साथ 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है अर्थ पे। ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कोरल ट्रायंगल डे है वो एस्टेब्लिश किया गया था CTI-CFF के द्वारा। CTI-CFF क्या है? ये कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव है, कोरल रीफ फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी इसकी फुल फॉर्म है, ये जो दी हुई है। ये किसका कंजर्वेशन का काम करती है? कोरल रीफ का डाइवर्सिटी है उसको कंजर्वेशन के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जो है CTI-CFF ये कोरल रीफ डे बनाती है, कोरल ट्रायंगल डे बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब कोरल ट्रायंगल है वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ये कोरल ट्रायंगल के अंदर 6 कंट्रीज इसका हिस्सा है। कौन कौन से 6 कंट्रीज इसका पार्ट हैं वो हम देख लेते हैं। ये 6 कंट्री है। मलेशिया है, इसका पार्ट है मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया 3, चौथा हो गया टिमोर लेस्टे, 5वां न्यू गिनिया, छठा सोलोमन आइलैंड। दीज 6 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ कोरल ट्रायंगल। तो इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कोरल ट्रायंगल का इनमें से कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है। ये सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 6 के 6 कंट्री आपको याद रखने हैं। और कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव CFF है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया के अंदर है। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? 2009 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्लाइमेट चेंज पे भी फोकस करता है, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज पे भी फोकस करता है। ये जो 6 कंट्रीज हैं इनको CT6 कंट्री कहा गया है। कोरल ट्रायंगल की 6 कंट्री हैं, इसलिए CT6 कंट्री इनको कहा जाता है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5i नेटवर्क है वो इनमें से उसके बारे में क्या सही है? तो इसका आंसर है B फॉर बॉम्बे। 5i नेटवर्क है वो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है 5 कंट्रीज के बीच में। ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है। वो 5 कंट्री कौन कौन से हैं? US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। ये 5 कंट्रीज के बीच में एक अलायंस है ये, जो इंटेलिजेंस शेयर करती है आपस के में, इनके बीच में। ये इंटेलिजेंस कैसे गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं? 2 प्रोग्राम हैं इनके, प्रिज्म प्रोग्राम है और अपस्ट्रीम सिस्टम है। प्रिज्म प्रोग्राम के अंदर ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेती है, जैसे कि गूगल होगी, एप्पल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी। दूसरा अपस्ट्रीम सिस्टम है, यहाँ से ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, जैसे कि फाइबर केबल्स होगी, जो डेटा आ रहा है उनसे डायरेक्ट कैप्चर यहाँ से करते हैं अपस्ट्रीम सिस्टम में। तो ये 5 आइज के बारे में था। 5 आइज को 1941 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड वार 2 के टाइम के बाद में। अभी हम देखते हैं, इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंट्री है वो 5 आइज का पार्ट है, 5 आइज का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन बन सकता है सेपरेटली। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल लॉ कमीशन से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन एक बॉडी है। किसकी बॉडी है? एक्सपर्ट्स की बॉडी है, जो क्या काम करती है? कोडिफाई करने में हेल्प करती है इंटरनेशनल लॉज को, और उनको बनाने और कोडिफाई करने में हेल्प करती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन है वो एक बॉडी है, किसकी? एक्सपर्ट्स की बॉडी है, जो इंटरनेशनल लॉ को क्या करती है? कोडिफाई करने में हेल्प करती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसके अंदर 34 एक्सपर्ट्स हैं जो कोडिफाई करने में हेल्प करेगा, और उनको कौन अपॉइंट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंट करती है हर साल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनको हर 5 साल में अपॉइंट किया जाता है। बाकी इसमें सब सही है कि इसके अंदर 34 इंडिविजुअल है, ये सही बात है। इनको हर 5 साल में, यहाँ पे 5 साल कर दोगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल है वो इंटरनेशनल लॉ कमीशन के दिए हुए हैं। न्यूरेमबर्ग प्रिंसिपल है वो बताता है कि वार क्राइम क्या होता है, वार क्राइम की डेफिनेशन देता है, ये वार क्राइम क्या है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है।
इंटरनेशनल लॉ कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1947 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसके अंदर 34 इंडिविजुअल्स होते हैं, ये जिनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अपॉइंट करती है 5 साल के लिए। अभी जो मेंबर्स थे उनका टर्म 2021 के अंदर ख़त्म हो रहा है और उनको इलेक्ट करने के लिए एक नोटिफिकेशन आया है, इसलिए ये बॉडी न्यूज़ में है और हमारे लिए ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। अगला क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन है, वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? वो गावी से रिलेटेड है। गावी क्या है? गावी है ग्लोबल अलायंस ऑफ वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि गावी अलायंस है, उसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है WHO के पास। गावी अलायंस हैज ऑब्जर्वर स्टेटस एट WHO। दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि गावी अलायंस है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका काम क्या है? इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज करना है। कहाँ पे इंक्रीज करना है? पुअर कंट्रीज के अंदर इसका इम्यूनाइजेशन को इंक्रीज करना है, इसका काम है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि गावी अलायंस है उसके अंदर WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक भी हिस्सादार हैं, तो ये भी इसका पार्ट है। WHO, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक इसके अंदर शामिल हैं गावी अलायंस के अंदर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? चौथा स्टेटमेंट कहता है कि गावी अलायंस ने एक नया मैकेनिज्म दिया है, इन एडवांस मार्केट कमिटमेंट। कोविड-19 के वैक्सीन को कम दाम पे अवेलेबल कराने के लिए इसने एक नया मैकेनिज्म दिया था जिसका नाम है एडवांस मार्केट कमिटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली, ऑल इसके सारे करेक्ट हैं। और अलायंस है, ये अलायंस का मतलब होता है कि इसके अंदर पब्लिक भी है, पार्टिसिपेशन भी है, एनजीओ का पार्टिसिपेशन भी है, गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है और कॉर्पोरेट्स का भी पार्टिसिपेशन है, सभी का पार्टिसिपेशन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उससे रिलेटेड है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज को बढ़ावा देना है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि IAEA का जो सेक्रेटरीट है वो वियना के अंदर है, ये भी सही बात है। और IAEA को कब बनाया गया था? 1957 के अंदर IAEA को बनाया गया था, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा कहता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको एटम फॉर पीस भी कहा जाता है, ये भी सही बात है, तीसरा भी सही है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जिसके अंदर 22 मेंबर होते हैं जिनको कौन इलेक्ट करता है? जनरल कॉन्फ्रेंस इलेक्ट करती है 5 साल के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है। जनरल कॉन्फ्रेंस होती है इसकी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर को इलेक्ट करती है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए एक कर दोगे तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए 5 है। इसलिए तो इसके अंदर टोटल कितने मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में? 35 मेंबर है, जिसमें से 22 तो इलेक्ट किए जाते हैं, 22 को इलेक्ट किया जाता है, बाकी जो बच गए मेंबर्स उनको क्या है? नॉमिनेट किया जाता है। और हर एक जोग्राफिकल एरिया से, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, उनसे एक एक मेंबर या फिर रिप्रेजेंटेशन है उनका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। और अभी ये क्यों न्यूज़ में रहा था? IAEA ये ईरान न्यूक्लियर डील के कारण भी न्यूज़ में है। और एक बात और देख लेते हैं, नॉर्थ कोरिया है वो IAEA का हिस्सा नहीं है, नॉर्थ इसका पार्ट नहीं है। नॉर्थ कोरिया इसका हिस्सा नहीं है, इसको साइन नहीं किया है। और IAEA का एक नेटवर्क है जिसका क्या नाम है? रानेट, RANET, रानेट, जिसको इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है। इसका इंडिया अभी 35वां मेंबर बना है, 35th मेंबर बना है, 35th मेंबर इंडिया। तो रानेट क्या है? रानेट है रेस्पॉन्सिव असिस्टेंट नेटवर्क, रेस्पॉन्सिव असिस्टेंस नेटवर्क। इसके अंदर जो ये जो नेटवर्क है ये मेंबर कंट्रीज होता है, उनको हेल्प करता है, न्यूक्लियर कोई डैमेज हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए उनको कंटेन करने में ये रानेट है वो हेल्प करता है। रानेट किसका पार्ट है?
रानेट है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका एक नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, छठा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे, ईएजी से रिलेटेड है। ईएजी क्या है? ईएजी है यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो कहता है कि ईएजी एक रीजनल बॉडी है जिसके अंदर 9 मेंबर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया है। ये बिल्कुल सही बात है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इस ईएजी को कब बना था, 2004 के अंदर बना था, ये भी सही बात है। तीसरा कहता है कि ईएजी है वो एसोसिएट मेंबर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका एक एसोसिएट मेंबर है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि जो गोल है ईएजी का, जो गोल है या फिर एम है वो मेंबर कंट्री को हेल्प करना है एफएटीएफ के जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने में। एफएटीएफ के टोटल कितने 40 + 9 रिकमेंडेशन है, जिसमें से 40 रिकमेंडेशन है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे है, 9 रिकमेंडेशन है वो टेररिज्म फाइनेंसिंग पे है। इसको टैकल करने के लिए एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और ये एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये रिकमेंडेशन है 40 + 9 एफएटीएफ के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, इसका आंसर है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। इसके मेंबर्स को कैसे याद करना है, इसके मेंबर्स को याद करना है इंडिया, रशिया, चाइना तो इसके मेंबर हो गए, ठीक है। 3 तो ये हो गए, इंडिया, रशिया, चाइना प्लस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसके साथ बेलारूस और है। तो ये 9 कंट्रीज हैं, इसको याद रखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है वो बोलता है कि इंडिया ने अभी मेलाथोनिन नाम का एक ड्रग है वो दिया है ईरान को। इसको बताना है ये क्या है, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है मेलाथोनिन का। मेलाथोनिन बेसिकली ये क्या है, ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड है। तो पेस्टिसाइड है तो पेस्ट को मारने के काम आएगा, और पेस्ट से रिलेटेड एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, वो है ए फॉर आगरा। लोकस्ट को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है मेलाथोनिन का। इंडिया ने ईरान को ये दिया था, लोकस्ट का इंडिया पे पिछले साल अटैक हुआ था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जेट 0 प्लान है वो कौन से कंट्री का है? जेट 0 प्लान है वो यूके का है। तो ये जेट 0 प्लान है, एविएशन सेक्टर से जितना भी CO2 का इमिशन हो रहा है उसको जीरो करने के बारे में बात कर रही है। CO2 इमिशन है उसको जीरो करने के बारे में यूके ने लॉन्च किया है जेट 0 प्लान। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कि नैनो स्नीफर अभी न्यूज़ में रही थी, वो क्या है? इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। ये एक माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है, यानी कि एक एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने की एक डिवाइस है, ETD एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर। तो ये 10 सेकंड के अंदर बता सकती है कि कहाँ पे एक्सप्लोजिव छिपा है। 1 नैनोग्राम की अमाउंट तक ये डिटेक्ट कर सकता है। ये इंडिया का बना हुआ है। IIT बॉम्बे के अंदर एक स्टार्टअप है नैनो स्नीफर, उसने ही इस डिवाइस को बनाया है, नैनो स्नीफर डिवाइस को। स्टार्टअप है नैनो स्नीफर, एक स्टार्टअप है जिसने इस नैनो स्नीफर को डिवाइस को बनाया है। ये डिवाइस क्या है? ये एक एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर डिवाइस है जो 1 नैनोग्राम तक डिटेक्ट कर सकती है। तो इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। ये टोटली इंडिजीनियस मेड है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो वाई-1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। दूसरा है सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड है नागरहोल टाइगर रिजर्व, और नागरहोल नेशनल पार्क भी है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। 4th है क्रीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। तो इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली। वाई-1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये केरल के अंदर है। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है। नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक के अंदर है। क्रीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है।
ये 2020 के अंदर ही बनी है। करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 2020 के बनी है, जून 2020 के अंदर इसको बनाया गया था करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या पाया जाता है? नीलगिरी टाहर पाया जाता है। नीलगिरी टाहर, जो कि नीलगिरी टाहर है वो है स्टेट एनिमल है किसका? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। नीलगिरी टाहर क्या है? एंडेंजर्ड है। बाकी हमने 6 नेशनल पार्क देखे थे पिछले लेक्चर में, वो हिस्सा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के। अभी हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी कंट्री पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है? तो सीरिया का बॉर्डर टच नहीं करता है पर्शियन गल्फ के साथ, ईरान का बॉर्डर टच करता है, इराक का टच करता है, जॉर्डन का नहीं करता है, सऊदी अरेबिया का करता है, येमेन का नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 4, 6। सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है। नहीं करता है वो बताना है कौन सी कंट्री की बॉर्डर पर्शियन गल्फ से टच नहीं करती है। अभी हम इसकी मैप लोकेशन देखते हैं। ये हमारा पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ ऊपर से शुरू करते हैं। ईरान है सबसे ऊपर, ईरान, फिर इराक है। ईरान, इराक की बॉर्डर यहाँ से टच हो रही है, ये इराक है। फिर इसके बाद में कुवैत है, फिर ये यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ गया, फिर ये यहाँ पे बहरीन है, फिर कतर है, फिर यूएई है, फिर ओमान है। टोटल कितने कंट्री हो गए? 1, ईरान 1, इराक 2, कुवैत 3, सऊदी अरेबिया 4, बहरीन 5, कतर 6, यूएई 7 और ये वाला ओमान 8। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ओमान का पार्ट है। तो टोटल इसमें 8 कंट्रीज पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को किससे कनेक्ट करती है? ये नीचे वाला पार्ट है वो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ये गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। ये कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। ये ऊपर बंदर अब्बास है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है पोर्ट। ठीक है, ये सारे कंट्री हो गए इसके। पर्शियन गल्फ को कितने कंट्री शेयर करते हैं बॉर्डर? 8 कंट्री पर्शियन गल्फ के बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसको हमने बता दिया। अब इनमें से ये 2 कंट्री हटा दो, ईरान और इराक हटा दो, बाकी जो बच गए 6 कंट्री ये किसके मेंबर हैं? गल्फ जीसीसी के मेंबर हैं। जीसीसी क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसके ये सारे के सारे 6 मेंबर हैं। कौन कौन से? सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। ये 6 के 6 इसके मेंबर हैं। ईरान, इराक ये 2 हटा दिया जाए तो ये बाकी के 6 बच गए, वो जीसीसी के मेंबर हैं। तो ये इसको याद रख सकते हो आप। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।